दोस्तों हम इंसान तारीख के हजारों सालों तक हमारी अर्थ की प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए थे। हमारे लिए हमारी अर्थ ही पूरा यूनिवर्स था और फिर साल 1609 में हमें पता लगा कि हमारी दुनिया इस यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं। इस यूनिवर्स में ऐसी बेपनाह चीजें मौजूद है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम इंसान स्पेस की मिस्ट्रीज में उलझते गए। हम इस दुनिया को ही पूरा यूनिवर्स समझ रहे थे, मगर हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से भी बड़ा है और हमारा ये यूनिवर्स बेपनाह मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस से रिलेटेड ऐसी ही मिस्ट्रीज बताने वाला हूँ जो यकीनन आपको गहरी सोच में डाल देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट जलाल खान। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, हाउ बिग इज द यूनिवर्स। दोस्तों हमें ये तो पता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मगर बहुत मतलब कितना? ये सवाल इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने से पहले हम अपनी गैलेक्सी पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारी गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, ये 30.5 अरब साल पुरानी है और करीबन 92,800 लाइट ईयर्स बड़ी है। दोस्तों अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक लाइट ईयर यानी कि 9.5 खरब किलोमीटर। हमारी इस गैलेक्सी में एक बड़ा सोलर सिस्टम है और हमारी ये अर्थ इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार हमारा सूरज है, जो कि 13,90,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हमारी अर्थ से 100 गुना बड़ा है। अगर हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टार ही इतना बड़ा है तो हमारी यूनिवर्स में और कितने बड़े बड़े सितारे मौजूद होंगे। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी अपनी गैलेक्सी में ही 100 अरब से ज्यादा सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं और इसके अलावा करोड़ों सोलर सिस्टम्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं। और ये इतनी बड़ी है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तब भी हमें इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने के लिए 10,000 साल लगेंगे। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मगर हमारे इस यूनिवर्स में ऐसे ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। दोस्तों जब हमारी अपनी गैलेक्सी में ही 100 अरब से ज्यादा सोलर सिस्टम्स मौजूद है तो जरा सोचिए कि पूरे यूनिवर्स में कितने सोलर सिस्टम्स मौजूद होंगे। इसके बारे में सोचकर ही इंसानों का दिमाग चकराने लगता है और साइंसदानों की तमाम तर टेक्निक्स भी यहीं पर आकर रुक जाती है। दोस्तों अब आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नंबर 2, अननोन सिग्नल्स फ्रॉम द स्पेस। दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि नासा या दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस से आने वाली अजीबोगरीब सिग्नल्स कैच किए हों, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में हमारी अर्थ के अलावा भी जिंदगी मौजूद है। दोस्तों इसी तरह 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक स्पेस साइंटिस्ट जेरेमी आइमन अपनी रिसर्च में मसरूफ थे, तभी इन्हें वहां मौजूद रेडियोस पर कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स मिले। जेरेमी इन सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश में लग गए और बहुत मेहनत के बाद इन्हें बहुत हैरान कर देने वाली मालूमात मिली। इन्हें मालूम हुआ कि स्पेस से आने वाली इन अजीबोगरीब सिग्नल्स का मतलब WOW वाओ बनता है। दोस्तों इस वाकये के 40 साल बाद तक, यानी कि अब तक इस बारे में महज इतना ही पता चल सका है कि हो सकता है कि ये सिग्नल्स किसी अजनबी सितारे पर मौजूद किसी मखलूक की तरफ से इत्तफाकन कैच कर लिए गए हों। दोस्तों इन सिग्नल्स के बारे में हैरानकुन बात यह है कि ये सिग्नल्स इसके बाद दोबारा कभी नजर न आए, जिसकी वजह से इस पर रिसर्च को रोक दिया गया। मगर इसके बावजूद भी सेंट पीटर्सबर्ग कॉलेज के प्रोफेसर एंटोनियो पेरिस ने अपने तौर पर इस पर रिसर्च जारी रखी। इनका कहना था कि मैं इन सिग्नल्स के पीछे की मखलूक तक तो ना पहुंच सका, मगर स्पेस में कुछ ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनसे निकलने वाली फोर्स का ये बर्ताव हो सकता है। इनका कहना था कि कासाटेरिया नामी किसी गैलेक्सी में से हाइड्रोजन गैस के हामिल किसी सितारे से ये सिग्नल सामने आए हैं और उनकी ये बात काफी हद तक सही भी समझी जाती है, क्योंकि यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस के कई ऐसे सितारे मौजूद हैं और वो सिग्नल जो जेरेमी आइमन ने कैच किए थे वो दरअसल हाइड्रोजन के खारिज होने की वजह से वजूद में आए थे, मगर नामुकम्मल मालूमात की वजह से इस रिसर्च को रोक दिया गया और आज तक परफेक्टली तौर पर इस बात का पता ना चल सका कि आखिर वो सिग्नल्स कहां से और क्यों भेजे गए थे। नंबर 3, ब्लैक होल। दोस्तों स्पेस मिस्ट्रीज की बात हो रही हो और ब्लैक होल का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक खित्ता होता है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि रोशनी जैसी चीज भी वहां जाकर अपना वजूद खो देती है। दोस्तों ब्लैक होल के आसपास बहुत सारे गैसेस की तरह की चीजें घूमती रहती हैं
और ये कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी होती है जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है। दोस्तों ब्लैक होल इस कदर ताकतवर होते हैं कि ये किसी भी प्लेनेट जैसे कि हमारी जमीन को बहुत ही आराम से अपने अंदर जज़ब कर सकती है। फरवरी 2020 में नासा ने एक वीडियो क्लिप रिलीज की जिसमें एक ब्लैक होल दिखाया गया जो कि किसी सितारे को निगल रहा था और वो सितारा बिल्कुल हमारे सूरज जितना था और हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का करीबन 99% मास ऑक्यूपाई करता है, जिससे ये पता लगता है कि ब्लैक होल सच में इतना ताकतवर होता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड्स में निगल सकता है। दोस्तों अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लैक होल ने जिस सितारे को निगला आखिर इस सितारे का क्या हुआ होगा। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब के लिए आपको सर स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी को समझना होगा। सर स्टीफन हॉकिंग की थ्योरीज के मुताबिक ब्लैक होल रेडिएशन इमिट करता है जो कि धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और अपना वजूद खो देता है। ये इन तमाम मैटर्स के साथ गायब हो जाता है जो कि इसने ऑब्जर्व किए होते हैं और वो तमाम मैटर्स जो ब्लैक होल के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है वो रेडिएशन की फॉर्म में वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो और बोर होकर आप इस बुक को जला देते हो तो जलने के बाद इस बुक के अंदर की नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एशेस की फॉर्म में मौजूद है, बस इनविजिबल है। इसी तरह ब्लैक होल के थ्रू ऑब्जर्व किए जाने वाले मैटर्स भी रेडिएशन की फॉर्म में वापस आ जाते हैं। इस थ्योरी से ब्लैक होल की मौजूदगी कुछ कुछ समझ में आती है, मगर जैसा कि ये अभी तक एक क्लेम है और ये गलत भी हो सकता है, इसीलिए हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये जानने के लिए आप इसके अंदर तो जा सकते हैं मगर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ब्लैक होल वन वे होता है जिसमें जाने का रास्ता तो है मगर वापस आने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल स्पेस मिस्ट्रीज में सबसे बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, स्पेस बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों आप लोग बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि स्पेस में भी बरमूदा ट्रायंगल की पावर्स मौजूद है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर स्पेस रीजन में भी अनयूजुअल पावर्स मौजूद है, जिसकी वजह से इस रीजन में पहुंचने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट काम नहीं करता। स्पेस में इस रीजन को द बरमूदा ट्रायंगल ऑफ स्पेस के नाम से जाना जाता है। इस रीजन में सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के खिलाफ हमारी अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड किसी और जगह की निस्बत काफी कमजोर है। जब इस रीजन से कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट गुजरती है तो इसके पार्ट्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट क्रैश हो जाता है। इसी वजह से जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तब स्पेसक्राफ्ट को स्पेस के बरमूदा ट्रायंगल से होने वाले खतरे का खास ख्याल रखा जाता है। इस स्पेस रीजन में अगर कोई एस्ट्रोनॉट भी आ जाए तो इसे भी कुछ तब्दीलियां महसूस होती हैं। दोस्तों इस रीजन की मिस्ट्री के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इस रीजन में एनर्जेटिक पार्टिकल्स का इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को अजीबोगरीब सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटॉन्स हिट करते हैं। इन प्रोटॉन से स्पेसक्राफ्ट के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर असर पड़ता है। इसी वजह से इस रीजन से गुजरने पर स्पेसक्राफ्ट का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर टूट जाता है। इसी वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब इस रीजन में होता है तो अर्थ से इसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। स्पेस में बरमूदा ट्रायंगल का होना वाकई में मिस्टीरियस है। आपका स्पेस की इन मिस्ट्रीज के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो इन्फॉर्मेटिव और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।